फ्रेशमैन स्टूडेंट्स एक विशाल गॉडेस स्टैचू के सामने लंबी लाइन में खड़े थे। सभी की नजरें उस स्टैचू पर टिकी थीं, क्योंकि आज उन्हें पता चलने वाला था कि उन्हें कौन सा एलिमेंट मिलेगा। फायर, वाटर, अर्थ या विंड। पूरा हॉल टेंशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तभी इंस्ट्रक्टर ऊंची आवाज में बोलता है, गाया द लेजेंडरी गॉडेस, वही जिसने कमजोर इंसानों पर दया करके उन्हें 4 एलिमेंट्स का ब्लेसिंग दिया था। उसकी बातें सुनकर पूरे हॉल में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। एक एक करके स्टूडेंट्स आगे आते हैं और अपनी मैजिक अवेकन करते हैं। कोई फायर पाता है, कोई वाटर। तभी अचानक नील आगे आता है और पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है, क्योंकि नील को 2 एलिमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं। नोबल फैमिली के स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, डबल एलिमेंट यूजर, ये तो जीनियस है। अब सारी नजरें जाती हैं हमारे एमसी लुइस पर। लुइस आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई लाइट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। पूरा हॉल उसे घूरने लगता है। अचानक लुइस को महसूस होता है जैसे उसका दिमाग किसी अनसीन चेन से जकड़ा जा रहा हो, जैसे कोई उसकी विल पावर को क्रश कर रहा हो। उसकी सांस तेज हो जाती है और वो दर्द में जोर से चिल्ला उठता है। उसी पल 4 रंगों की लाइट्स उसकी तरफ रश करती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट। लेकिन जब भी लुइस उन्हें छूने की कोशिश करता है, वो उसकी उंगलियों से फिसल जाती हैं। इंस्ट्रक्टर हल्की स्माइल करता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि नीचे छुपाया गया कन्फाइनमेंट सर्कल और लुइस की टाइल के नीचे रखा गया फॉरबिडन मैजिक ऑर्ब उसे धीरे धीरे क्रश कर देगा। लेकिन तभी कारा कुछ गड़बड़ महसूस करती है और अगले ही सेकंड लुइस जमीन पर बनी टाइल तोड़ देता है। ऑर्ब एक्सपोज हो जाता है और तभी एक 4 कलर वॉर्टेक्स फूट पड़ता है। पूरा टेम्पल कांप उठता है। यहां तक कि प्रिंसिपल को खुद स्टेप इन करना पड़ता है, क्योंकि लुइस के अंदर जो अवेकन हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। और जब पावर फाइनली बर्स्ट करती है, आइस और विंड एक्सप्लोड हो जाते हैं। पूरा टेम्पल बदल जाता है एक फ्रोजन नाइटमेयर में। दीवारें जम जाती हैं, हवा ब्लेड की तरह कटती है। सवाल यह है, ये सब कैसे हुआ? सुबह का समय था। कैंदिया आर्कनिस्ट एकेडमी के एंट्रेंस पर हजारों एप्लीकेंट्स की भीड़ लगी थी। लेकिन लुइस के लिए यह कोई सरप्राइज नहीं था। ये नॉर्दर्न एम्पायर की टॉप मैजिक एकेडमी थी। तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है, लुइस! वो पीछे मुड़ता है और अपने पेरेंट्स को देखता है। दोनों थके हुए, हांफते हुए खड़े थे। उसकी मां लसियाला परेशान होकर पूछती है, आईडी लाई ना? और सुनो, कोई तुम्हारे हेयर कलर पर ध्यान ना दे। लुइस शांत आवाज में बोलता है, आईडी भी है और हेयर डाई भी। फिर भी लसियाला एंशियस रहती है। तुम्हें एग्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने सुना है कुछ एग्जामिनीज मर भी जाते हैं और तुम्हारे बालों के रंग की वजह से कोई तुम्हें टारगेट कर सकता है। तभी उसके पिता जूलियन कामली उसका कंधा पकड़ते हैं। लुइस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मैजिक है और पूरे नॉर्दर्न एम्पायर में कैंदिया आर्कनिस्ट एकेडमी ही एक ऐसी जगह है जहां कॉमनर्स भी एग्जाम दे सकते हैं। वो आगे बताता है, ये एकेडमी कैंडिया रॉयल फैमिली ने बनाई थी। ये एम्पायर की टॉप 10 ग्रेड एकेडमीज में से एक है। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड मास्टर्स पढ़ाते हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ से निकले कई स्टूडेंट्स एम्पायर के गार्डियंस बने हैं, चाहे उनका नोबल बैकग्राउंड हो या ना हो। जूलियन गंभीर आवाज में कहता है, लुइस, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। लुइस की आंखों में आग जल उठती है। वो अपनी मां की तरफ देखता है और बोलता है, मैं ग्रैंड मास्टर बनूंगा और चर्च से ऑर्फेनेज की ओनरशिप वापस लूंगा। ये सुनते ही लजियला स्टन रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं एक टेरिबल मदर हूं। मैं तुम्हें इतनी चिंता दे रही हूं। मैं तुम्हारी रैम्पेज का इलाज नहीं कर पाई। जूलियन उसे शांत करता है और लुइस एक बार फिर एकेडमी की तरफ देखता है, जहां उसकी किस्मत और उसकी तबाही
दोनों उसका इंतजार कर रही थी। जूलियन लसियाला को याद दिलाता है कि इतने सारे अनाथ बच्चों की देखभाल करके वो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है। लुई भी उसे थैंक करता है और कहता है, अगर आप नहीं होती तो मैं आज जिंदा ही नहीं होता। और यहीं से उसकी पिछली जिंदगी की यादें सामने आती हैं। अपनी पिछली लाइफ में लुई दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना चाहता था, लेकिन उसे सीवियर एज़मा था। वो बिना रेस्पिरेटर के जी भी नहीं सकता था। उसके माता पिता उसे पैसों का बोझ समझने लगे थे, लेकिन फिर भी उसका मार्शल आर्ट्स का पैशन कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वही पैशन उसे मार्शल आर्ट्स थियरी का स्कॉलर बना देता है। उसकी रिसर्च ने फाइटिंग इंडस्ट्री के एवोल्यूशन और मार्शल आर्ट्स के रिवाइवल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन एक जेलस स्कॉलर उसकी थीसिस चुरा लेता है और लुई को थीफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। बीमारी के बावजूद उसके अपने पेरेंट्स भी उसे छोड़ देते हैं और उसका रेस्पिरेटर हटा देते हैं। मरते वक्त लुई बस एक ही विश करता है, नेक्स्ट लाइफ में मुझे हेल्दी बॉडी मिले, एक लविंग फैमिली मिले और मैं अपनी खुद की जिंदगी जी सेंट सकूं। कैलेंडर ईयर 90 वो मॉन्टिया टाउन में रिबॉर्न होता है और पहली चीज जो वो देखता है, लासियाला का वरीड फेस। जब वो उसके यूनिक हेयर और आई कलर्स नोटिस करती है तो सोचती है ये बच्चा फैसिलिटी के लिए डिजास्टर बन सकता है, लेकिन फिर वो उसे उठा लेती है। ये इनोसेंट है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। वो उसका नाम रखती है लुइस, और लुई को महसूस होता है कि उसकी विशेस पूरी हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम, एक रैंडम एग्जामिनी लासियाला को कॉमनर कहकर इंसल्ट करता है और उसे जमीन पर धक्का दे देता है। ये देखकर जूलियन और लुई शॉक में उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन बुली हंसते हुए कहता है, एक कॉमनर होकर ग्रैंड मास्टर बनने का सपना देख रहा है। ये सुनकर लुई का खून खौल उठता है। वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जूलियन उसका क्लेंच्ड फिस्ट पकड़ लेता है। अभी एग्जाम पर फोकस करो, लसियला उसे याद दिलाती है। तुमने प्रॉमिस किया था कि स्कूल में ट्रबल नहीं करोगे। लुई चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मां से अपोलोजाइज करता है कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन नोबल्स को यह पसंद नहीं आता और वे एग्जाम नंबर्स लेने चले जाते हैं। तभी नाइट्स अनाउंस करते हैं, लॉर्ड केन इज अराइविंग। जब केन एंटर करता है, उसकी नोबल ऑरा और स्पार्कलिंग अपीयरेंस देखकर सब स्टन रह जाते हैं। लुई बुली और केन दोनों को देखते हुए खुद से स्वेर करता है, मैं नोबल्स को दिखाऊंगा कि असली बॉस कौन होता है। लसियला अनईजी फील करती है। लुई उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं एग्जाम पास करूंगा और ग्रैंड मास्टर बनूंगा। केन उसे घूरने लगता है। बुलीज हंसते रहते हैं। लुई दौड़ते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जाता है और खुद से स्वेर करता है, इस लाइफ में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और जिन्हें प्यार करता हूं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। पीछे लसियला पूछती है, क्या लुई ठीक रहेगा? हर साल सिर्फ 20 से 30 लोग ही पास होते हैं और इस बार 20,000 एप्लीकेंट्स हैं। जूलियन उसे अश्योर करता है, वो ठीक रहेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टबर्न है। एक बार डिसाइड कर ले तो किसी की नहीं सुनता। फैमिली होने के नाते हमें सिर्फ उसे सपोर्ट करना है। एग्जाम हॉल लुई नोटिस करता है कि उसके आसपास सब उससे बड़े हैं। तभी एग्जाम सुपरवाइजर और एकेडमी प्रिंसिपल अरोनियन अनाउंस करता है, एग्जाम स्टार्ट्स नाउ। लुई याद करता है कि इस वर्ल्ड में मार्शल आर्कानिस को 6 रैंक्स में बांटा जाता है, अप्रेंटिस टू फाइटर टू मास्टर टू ग्रैंड मास्टर टू सेज टू सेंट ग्रैंड मास्टर। तीसरे पोजीशन पर होने की वजह से प्रिविलेज्ड क्लास मानी जाती है। अरोनियन बताता है, फर्स्ट टेस्ट सीनियर्स द्वारा गार्डेड स्टेयर्स क्लाइम करना होगा। पासेस उन्हीं के टोटल पीछे रखी हैं। 1000 पासेस हैं। पास खत्म होते ही एग्जाम एंड। कुछ एग्जामिनीज इसे इजी समझकर सीनियर्स की तरफ रश करते हैं। तभी एक सीनियर अपनी ऑमिनस ऑरा रिलीज करता है, वेलकम टू हेल। वो एक पावरफुल फोर्स फील्ड छोड़ता है जो उन्हें वही रोक देता है। जब वे नॉकआउट होते हैं, अनाउंस किया जाता है, डिस्क्वालिफाइड।
तभी कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। वो लॉर्ड शेट है, फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा और लास्ट ईयर का टॉप स्कोरर। लुई आगे आकर एक्सप्लेन करता है, उसने बस ऑरा रिलीज किया है। वीक विल लोग डर से ही पास आउट हो जाते हैं। जब लुई शेट के सामने खड़ा होता है, शेट उसकी बैकबोन की तारीफ करता है, लेकिन कहता है, अकेडमी में कॉमनर्स की कोई जगह नहीं। लुई गुस्से में आ जाता है। शेट स्वेयर करता है, मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा। वो हैवी ऑरा वेव छोड़ता है। बाकी एग्जामिनीज खांसने लगते हैं, लेकिन लुई बिना हिले खड़ा रहता है। शेट मैजिक ब्लास्ट करता है। लुई डॉज करता है और क्लेंच्ड फिस्ट के साथ चार्ज करता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो फेक पंच से शेट को डरा देता है और बिना मैजिक यूज किए एग्जाम पास उठा लेता है। शेट पंच करता है। लुई हार्ड फिस्ट से ब्लॉक कर देता है। शेट शॉक में आ जाता है। तभी प्रिंसिपल अरोनियन इंटरवीन करता है। अकेडमी स्टेटस नहीं देखती, सब इक्वल है। वो लुई को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसके हेयर और आई कलर पर कंसर्न जताता है। लुई आईज का कलर टेम्पररीली ग्रे कर देता है। पर अरोनियन फूल नहीं होता। वो प्रॉमिस करता है, अगर तुम एडमिट हुए, मैं स्पेशल पोशन बनाऊंगा जो तुम्हारे ट्रेड्स हाइड करेगा। लुई को फील होता है कि अरोनियन कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी है नेक्स्ट टेस्ट पास करना। सेकेंड ट्रेनिंग ग्राउंड बचे हुए करीब 10,000 एग्जामिनीज में ऑलमोस्ट सब नोबल्स होते हैं। शेट उसे वॉर्न करता है, नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उसका दोस्त बोलता है, प्रिंसिपल की मदद ना होती तो तुम डिस्क्वालिफाइड थे। लुई स्मर्क करता है, ग्रैंड मास्टर की जजमेंट तुमसे बेहतर है। शेड ट्रिगर होकर पंच करता है। लुई 2 फिंगर मार्शल टेक्निक से काउंटर करता है। मेरिडियन सेवरेंस, फिर स्पाइरल पॉइंट स्ट्राइक। शेड हवा में हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर चिल्लाता है, मैं अपना आर्म फील नहीं कर पा रहा। वो पॉइजन का आरोप लगाता है। लुई कामली बोलता है, मैंने मार्शल आर्ट्स यूज की है। मेरी मां ने मुझे होल्ड बैक करने को कहा था, पर तुमने मुझे लिमिट तक पुश किया। वो एक और हिट करने वाला होता है, तभी केन उसे रोक लेता है। एग्जाम के बीच फाइट करोगे तो डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। शेट के गूंस केन पर चिल्लाते हैं, लेकिन केन उन्हें याद दिलाता है कि वो कौन है। डर कर वे चुप हो जाते हैं। शेट जाते जाते कहता है, कॉमनर्स और नोबल्स दोनों ट्रैश हैं। लुई दीवार से टिककर सोचता है, सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं, स्टेटस का अब्यूज करते हैं। तभी केन उसके पास आता है, उसकी स्ट्रेंथ और करेज की तारीफ करता है और टीम बनाने का ऑफर देता है। लेकिन फैन गर्ल्स केन को घेर लेती हैं। एक एग्जामिनी पूछता है, इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है उसे? दूसरा बताता है, वो सेज अर्का फैमिली का यंग मास्टर है, उसके साथ टीम बनाना इक्वल्स गारंटीड पास। लुई इंटरेस्टेड हो जाता है। तभी प्रिंसिपल अरोनियन डैजलिंग तरीके से अपीयर होता है और अनाउंस करता है, सेकेंड टेस्ट विल टेस्ट से शुरू होगा। और यहीं से लुइस की असली परीक्षा शुरू प्रिंसिपल होने वाली अरोनियन थी। शानदार तरीके से अपीयर होता है और स्टूडेंट्स को विल टेस्ट पास करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो रिवील करता है, नेक्स्ट टेस्ट होगा पावर टेस्ट। वो उंगली स्नैप करता है। अचानक सभी पार्टिसिपेंट्स के शरीर पर एक ग्लोइंग मार्क उभर आता है। ज्यादातर एग्जामिनीज कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन केन तुरंत पहचान लेता है, ये अर्थ एट्रीब्यूट मार्क है। अचानक सभी कैंडिडेट्स को लगता है जैसे कोई उन्हें जमीन की तरफ खींच रहा हो। उनकी बॉडीज अचानक बहुत हैवी हो जाती हैं। तभी अरोनियन पूरे एरिया के चारों तरफ एक जायंट मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। सेकेंड एग्जाम में अर्थ मैजिक के इन्फ्लुएंस में स्टेज पर फाइट करनी होगी। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल में स्ट्रगल करते हुए कुछ एग्जामिनीज कंप्लेन करते हैं, इस हालत में फाइट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी कोई शाउट करता है, देखो, कोई तो ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केन फ्लोर पर पड़े डीप फुटप्रिंट्स नोटिस करता है
और उसी वक्त सब देखते हैं लुई, जिसे अब लोग ग्रेविटी डिफायर कहने लगे हैं, आराम से स्टेज तक चलकर पहुंच जाता है। पूरा क्राउड बैफल्ड रह जाता है। अरोनियन उसे फिर फर्स्ट आने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लुई जमीन में लिपटी अर्थ मैजिक स्ट्रिंग्स को देखकर स्माइल करता है, जो उसे रोक भी नहीं पाई। केन अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। मास्टर लेवल की 3 साल की ट्रेनिंग के बावजूद वो खुद मुश्किल से खड़ा है। जब बाकी एग्जामिनीज स्ट्रगल करते रहते हैं, अरोनियन अनाउंस करता है, ओनली दोज हु आर स्टिल स्टैंडिंग कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज। फिर वो मैजिक से वेपन्स का एक पूरा कलेक्शन क्रिएट करता है। क्वालिफाइड एग्जामिनीज को अपने हथियार चुनने होते हैं। लुई तुरंत एक स्वॉर्ड उठाता है और हल्का सा स्विंग करके टेस्ट करता है। दूसरी तरफ कई कैंडिडेट्स वेपन पकड़ने में ही लड़खड़ा जाते हैं। अरोनियन वार्न करता है, जो भी स्टेज से बाहर कदम रखेगा वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड होगा। एग्जाम स्टार्ट होते ही वो ऑफिशियल्स को आदेश देता है, रिलीज द बाउंड स्लाइम्स, और खुद वैनिश हो जाता है। एग्जामिनीज आपस में पूछने लगते हैं, बाउंड स्लाइम्स आखिर होते क्या है? तभी लुई ऊपर से कुछ गिरता हुआ नोटिस करता है। जब स्लाइम्स जमीन पर गिरते हैं, अनाउंस होता है, अटैक ब्लॉक करने पर 1 पॉइंट, डॉज करने पर 2 पॉइंट्स, स्लाइम डिफीट करने पर 5 पॉइंट्स। अरोनियन की आवाज गूंजती है, पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग होगी। ओनली टॉप 100 कैंडिडेट्स थर्ड टेस्ट में एडवांस करेंगे। कुछ एग्जामिनीज स्लाइम्स को लो लेवल मॉन्स्टर समझ लेते हैं। ये तो इजी होंगे। लेकिन जैसे ही एक कैंडिडेट स्लाइम पर चार्ज करता है, स्लाइम खुद को मिसाइल की तरह प्रोपेल करता है और उसका फेस स्मैश कर देता है। फिर वो दूसरे कैंडिडेट पर टूट पड़ता है और पूरे ग्रुप की तरफ रश करता है। पूरा बैटलफील्ड स्लाइम्स का प्लेग्राउंड बन जाता है। वे कैंडिडेट्स को घेर कई कर लोग नॉकआउट हो उन्हें जाते टॉर्मेंट हैं, करने लगते हैं। लेकिन कुछ अटैक्स को डॉज और ब्लॉक कर लेते हैं और सुपरवाइजर्स उन्हें पॉइंट्स देते जाते हैं। एक सुपरवाइजर कहता है, इस साल सेज फैमिलीज के यंग मास्टर्स भी हैं, इंका और डरम हाउसेस से। एक रेड हेयर्ड वॉरियर गर्ल भी है, लगता है नया रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा एग्जामिनर जोड़ता है, कुछ एक्सीलेंट कॉमनर्स भी हैं, और अरोनियन से पूछता है, जिस लड़के को आपने पहले हेल्प की थी वो कॉमनर है? अरोनियन हल्की स्माइल करता है, एग्जाम में वो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगा। लेकिन सुपरवाइजर पॉइंट करता है, वो अभी तक हिला भी नहीं है। बैटलफील्ड में खड़ा लुई पूरी तरह स्टिल रहता है। एक स्ट्रगलिंग एग्जामिनी पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? एक पॉम्पस नोबल उसका मजाक उड़ाता है, स्लाइम्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा, कॉमनर है ना, जल्दी नॉकआउट हो जाएगा। तभी अचानक एक स्लाइम रॉकेट की तरह लुई की तरफ लॉन्च होता है। इंपैक्ट से ठीक पहले लुई आसानी से डॉज कर लेता है। उसी पल एक दूसरा कैंडिडेट भी बच जाता है और वही स्लाइम उस अनलकी नोबल को हिट कर देता है जो लुई का मजाक उड़ा रहा था। उसका दोस्त फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था लुई इतना फास्ट अटैक डॉज नहीं कर पाएगा। टारगेट मिस होते ही स्लाइम रैम्पेज पर चला जाता है लुई और देखता है कई कि वही कंपटीटर्स को स्लाइम गिरा देता है। 2 और सुपर फास्ट स्लाइम्स के साथ फिर से उसी पर चार्ज कर रहा है। ब्लॉन्ड एग्जामिनी स्माइल करता है, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन लुई काम रहता है और आंखें बंद कर लेता है। फ्लैशबैक। आइस माउंटेन्स में एडवेंचरर्स के साथ ट्रेनिंग के दौरान लुई ने उनसे कहा था, मुझ पर पत्थर फेंको। वे घबरा गए, ये डेंजरस है। लुई बोला, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूं। जब रॉक्स उड़कर आते हैं, वो डॉज नहीं करता, बस उन्हें घूरता रहता है। प्रीवियस लाइफ में उसने ब्रेन में रैपिड कैलकुलेशन की ट्रेनिंग की थी, पेरिटियल लाइन से सेरिबेलम तक इंस्टेंट सिग्नल ट्रांसफर। जैसे जैसे रॉक्स पास आते हैं, उसका बॉडी ऑरा से ग्लो करने लगता है। सुपर फास्ट कैलकुलेशंस के साथ वो रॉक्स डॉज कर जाता है। वो एडवेंचरर्स टेक्निक का शॉक्ड नाम हो जाते बताता हैं। है, वॉइड कॉम्बैट कैलकुलेशन। ये बैटल का आउटकम प्रेडिक्ट करती है। प्रेजेंट स्लाइम्स
हाई स्पीड पर आते हैं। लुई उन्हें घूरता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। 4 स्लाइम्स चारों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन लुई जान चुका होता है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चार्ज कर सकते हैं। वो रिबाउंड एंगल कैलकुलेट करता है और स्टाइलिश मूव्स के साथ चारों को डॉज कर लेता है। डॉज से उसे 8 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब वो ऑफेंस स्वॉर्ड मोड में स्लैश। जाता है। एक ही स्ट्राइक में चारों स्लाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केन शॉक में देखता रह जाता है। सुपरवाइजर्स स्टंट रह जाते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि उसकी परसेप्शन हाई ग्रेड फाइटर के बराबर है। केन स्माइल करता है। ये स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक्स यूज करता है और डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में लुई के साथ टीम बनाएगा। तभी एक स्लाइम अपने फॉलन ब्रदर्स का बदला लेने लुई पर चार्ज करता है। लुई कहता है, 5 मोर पॉइंट्स इनकमिंग। लेकिन तभी केन स्वॉर्ड पियर्स टेक्निक यूज करता है और स्लाइम को स्टैप कर देता है। लुई इरिटेटेड हो जाता है। किल स्टील कर लिया। केन प्लेफुल स्माइल करता है और स्लाइम को स्वॉर्ड पर कबाब की तरह लटकाता है। मैंने तुमसे नहीं चुराया, मैंने उनसे चुराया। वो स्लाइम को क्राउड की तरफ फेंक देता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। आई एम केन, चलो दूसरों से पॉइंट स्टील करते हैं। लुई उसे एपैथेटिक नजर से देखता है। केन एक्सप्लेन करता है, हाई रैंक चाहिए और प्रपोज करता है, कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा पॉइंट्स लेता है। लुई स्माइल करता है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो अग्री करता है, लेकिन लूजर विनर की हर बात मानेगा। केन ग्रिन करता है। डील। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डिमांड रखी है। स्लाइम्स उन्हें घेरने लगते हैं। दूर से शेड के मिनियंस ये सब देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि क्योस में वे अपने लॉर्ड का ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। वे बोझ निकालते हैं और केन व लुई पर एरोज फायर कर देते हैं। एक स्लाइम पास आता है, लुई उसे काट देता है। तभी 3 एरोज मिलीमीटर्स की दूरी पर उसके सामने आ जाते हैं। लाउड इंपैक्ट होता है। बुलीज खुश हो जाते हैं, हिट हो गया। लेकिन स्मोक क्लियर होते ही सब देखते हैं, लुई ने तीनों एरोज एक ही हाथ से पकड़ रखे हैं। उनकी आंखों में शॉक और फियर भर जाता है। लुई एरोज जमीन में ठोक देता है। केन गुस्से में कहता है, शेड के लोग डर्टी ट्रिक्स खेल रहे हैं। लुई काम रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर नोबल्स और भड़क जाते हैं। वे शाउट करते हैं, नेक्स्ट टारगेट केन। उनमें से एक डबल एरो डार्क इंचैंटेड एक्टिवेट करता है। नॉर्मल एरोज केन डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन डार्क एरो उसकी तरफ बढ़ता ही रहता है। सिचुएशन डेस्परेट हो जाती है। एरो लगते ही ब्लड हवा में स्प्लैश करता है और सबसे शॉकिंग बात, केन उस पर्पल एरो को देख ही नहीं पाया। यहीं पर दूसरे टेस्ट की असली मौत जिंदगी की लड़ाई शुरू डिफ्लेक्टेड होने वाली एरोस के थी। बीच लुई छुपा होता है। किस्मत से वो टाइम पर उड़ता हुआ एरो पकड़ लेता है, लेकिन इसी प्रोसेस में उसका हाथ कट जाता है। जिसकी जान उसने अभी बचाई थी, वो केन उसके बहते खून को देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन लुई को ब्लीडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एरो को हाथ में ही स्नैप कर देता है और पूरी तरह एनिमी के अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उधर स्टैंड्स में मौजूद एक स्पेक्टेटर प्रिंसिपल का ध्यान इस मैलिशियस अटैक की तरफ दिलाता है और सजेस्ट करता है कि अटैकर्स को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है कि इवेंट कंटिन्यू होगा क्योंकि उसके हिसाब से वीकलिंग्स वैसे भी हार जाएंगे। वो पनिशमेंट को एग्जाम के बाद तक पोस्टपोन करता है, लेकिन इमीडिएटली हीलिंग पोशन तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। एरिना में वापस लुई अब अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बेसबॉल पिचर जैसी पोज लेता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके शरीर से मैसिव प्रेशर निकलता है। वो एक स्लाइम को नॉबल्स की तरफ प्रोपेल करता है और स्लाइम टॉप स्पीड पर जाकर उनमें से एक को हिट कर देता है। इम्पैक्ट के साथ वो नॉबल सीधे एरिना के बाहर उड़ जाता है और इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये देखकर बाकी नॉबल्स पैनिक में चले जाते हैं, लेकिन लुई उन्हें यूं ही जाने देने का इरादा नहीं रखता।
वो हवा में जंप करता है और एक और स्लाइम घबराए हुए नॉबल्स की तरफ फेंक देता है। स्लाइम उनमें से एक के चेहरे पर लगती है और उसके दांत वहीं उखड़ जाते हैं। जो आखिरी नॉबल खड़ा होता है, वो डर में इतना डूब जाता है कि उसे पीछे खड़ा लुई दिखता ही नहीं। लुई अचानक उसे स्पूक कर देता है, जिस पर वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिरता है। उसी मौके का फायदा उठाकर केन उसके लूज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज करता है और उसे ट्रिप कर देता है, जिससे वो एरिना के बाहर गिर जाता है। नॉबल्स को हराने के बाद केन लुई को पहले उसकी जान बचाने के लिए थैंक करता है और उसके हाथ के बारे में पूछता है। थैंकफुली लुई ठीक होता है और दोनों हाथ मिलाते हैं, जिससे उनकी नई फ्रेंडशिप सॉलिड हो जाती है। लुई मजाक में केन को स्किलफुल नॉबल कहता है, लेकिन केन अपने बैकग्राउंड को डिफेंड करता है और ओरांका फैमिली से होने की बात बताता है। ओरांका फैमिली उन ग्रेट फैमिलीज में से एक होती है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर्स और सेजेस पैदा किए हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल होता है कि वो रॉयल फैमिली और आर्कनिस्ट एसोसिएशन को भी टक्कर दे सकते हैं। ये रियलाइज करते ही कि केन की फैमिली कोई जोक नहीं है, लुई अपनी अर्लियर कमेंट वापस ले लेता है और दोनों बाकी स्लाइम्स का सामना करने के लिए रेडी हो लेकिन जाते हैं। लुई को ज्यादा पॉइंट्स लेते देख कुछ लोअर क्लास नोबल्स और ज्यादा पिस हो जाते हैं और वो स्लाइम्स को छोड़कर सीधे उसी पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। वो जानते हुए भी कि केन उसके साथ है, उसकी तरफ रश करते हैं। उनका टू बर्ड्स वन स्टोन वाला प्लान बैकफायर कर जाता है, क्योंकि हायर क्लास नोबल्स केन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद लोअर और हायर नोबल्स के बीच फ्री फॉर ऑल बैटल शुरू हो जाती है। केन और लुई एक दूसरे की बैक संभालते रहते हैं। इसी बैटल के बीच एक रेड हेयर्ड गर्ल खड़ी होती है, जो देखने से किसी रिप्यूटेड फैमिली से लगती है। वो अपनी फ्रेंड मिलियाना को बुलाती है, जो एक कॉमनर होती है, और उससे कहती है कि अब सही टाइम है उन लोगों को सफर कराने का जो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। रेड हेयर्ड गर्ल आगे लीड करती है और मिलियाना भी उसके पीछे ज्वाइन कर लेती है। बैटल और इंटेंस हो जाती है। लुई फ्लिप करता है और हर डायरेक्शन से आने वाले स्लाइम्स और अटैक्स को डॉज करता है। मिलियाना भी एक्शन में आ जाती है और एक नोबल को गिरा देती है, जबकि रेड हेयर्ड गर्ल दूसरे नोबल को दीवारों की तरफ उड़ा देती है। तभी एक नया प्लेयर सामने आता है। वो भी रेड हेयर्ड होता है और उसके हाथ में एक मैसिव हैमर होता है। वो खुद को थंडर का गॉड समझते हुए हैमर को बेरहमी से घुमाता है और रास्ते की सारी रुकावटें साफ करता चला जाता है। उसके हिसाब से लोगों को पंच करना स्लाइम्स को मारने से कहीं ज्यादा मजेदार होता है। वो एक जोरदार स्क्रीम करता है और अपने अपोनेंट्स को आसानी से उड़ा देता है। मीनवाइल स्पेक्टेटर्स अनईजी फील करने लगते हैं और एग्जाम रोकने की सजेशन देने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स नोबल्स होते हैं और अगर और नोबल्स बाहर हो गए तो अकेडमी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से अकेडमी के अपने रूल्स होते हैं। उसी समय वो ब्राइट रेडियंट लाइट में एरिना के अंदर जूम करता है और पूरे केस को रोक देता है। वो अनाउंस करता है कि सेकंड एग्जाम खत्म हो चुका है और स्कोर्स बाद में बताए जाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के दौरान इंजर्ड पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग पोशन दिया जाता है और अर्थ मैजिक का इफेक्ट खत्म कर दिया जाता है। लुई भी हीलिंग पोशन यूज करता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस देखकर सरप्राइज हो जाता है। सैडली ये एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम होता है जो उसके जैसे कॉमनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ देर बाद प्रिंसिपल सेकंड एग्जाम की रैंकिंग डिस्प्ले करता है और रिजल्ट देखकर हर कोई सरप्राइज्ड रह जाता है। पता चलता है कि लुई का नाम लिस्ट में नहीं है, जिसे देखकर कुछ लो रैंक नोबल्स खुश हो जाते हैं, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ सिक्स्थ रैंक से नीचे वालों की होती है। प्रिंसिपल बताता है कि टॉप 5 रैंकर्स ने सारे रिकॉर्ड स्कोर्स क्रॉस कर दिए हैं और फिर उनके नाम अनाउंस करता है। फिफ्थ प्लेस पर मिलियाना होती है, फोर्थ प्लेस पर केन और थर्ड रैंक पर रेड हेयर्ड गर्ल फे दुरहान रहती है। केन का नाम सुनते ही लुई नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने अभी तक उसका नाम नहीं लिया होता। उसे लगने लगता है कि शायद नोबल्स पर अटैक करने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका नाम सेकंड रैंकर के तौर पर अनाउंस होता है
887 पॉइंट्स के साथ। पूरा हॉल सरप्राइज से गूंज उठता है कि एक ऑर्डिनरी कॉमनर ने सारे नोबल्स को आउटशाइन कर दिया है। केन लुई को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उनके अर्लियर पैक्ट के हिसाब से अब उसे लुई के लिए कुछ करना होता है। वो पूछता है कि लुई क्या चाहता है, लेकिन लुई कहता है कि वो बाद में उसी बताएगा। समय सेकंड एग्जाम का विनर रिवील होता है, नीलगन, जिसने पूरे 888 पॉइंट स्कोर किए होते हैं। वही रेड हेड किड जो पहले मैसिव हैमर के साथ रैम्पेज पर था, वो भी एक कॉमनर होता है जिसने सारे नॉबल्स को पीछे छोड़ दिया होता है। फे ये देखकर हार मानने को रेडी नहीं होती और प्रॉमिस करती है कि किसी दिन वो नील से मैच करेगी और उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेगी। अनाउंसमेंट के बाद लो रैंक नॉबल्स को उनके सीनियर्स डांटते हैं कि उन्होंने कॉमनर्स से हार कैसे मान ली। इवन स्पेक्टेटर्स में से एक भी शॉक्ड होता है कि फर्स्ट और सेकंड रैंक दोनों कॉमनर्स के हैं, जो एकेडमी के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। लेकिन प्रिंसिपल खुश नजर आता है और कहता है कि ट्रू स्ट्रेंथ का सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होता, और यही रीजन है कि देश के ज्यादातर ऑर्फनेज आर्कनिस्ट एसोसिएशन चलाती है। इसके बाद वो पार्टिसिपेंट्स को फाइनल एग्जाम के नेक्स्ट वेन्यू की तरफ जाने का निर्देश देता है। चलते चलते केन लुई की तारीफ करता है कि वो फर्स्ट रैंकर के कितने करीब था और सोचता है कि लुई और नील में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी देर में वो फाइनल एग्जाम वेन्यू पहुंचते हैं और प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि एग्जाम एक सर्वाइवल टेस्ट होगा जिसका नाम एम्बलम बैटल रॉयल है। हर पार्टिसिपेंट को एक एम्बलम दिया जाएगा और उन्हें फॉरेस्ट के अलग अलग एरियाज में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उनका गोल होगा ज्यादा से ज्यादा एम्बलम कलेक्ट करना, किसी भी मेथड से जो उन्हें कंफर्टेबल लगे। जो पार्टिसिपेंट अपना एम्बलम खो देगा वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और सिर्फ टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स ही एकेडमी में एडमिट होंगे। सैडली इन रूल्स का मतलब ये होता है कि केन और लुई साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। कुछ ही पल में सभी पार्टिसिपेंट्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और लुई अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो थोड़ा आगे चलता है और सोचता है कि थर्ड एग्जाम एडमिशन के लिए आखिरी हर्डल है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वो प्रॉमिस करता है कि इस बार वो जरूर जीतेगा। तभी एक नॉबल मैसिव एक्स के साथ सामने आता है और लास्ट एग्जाम में नॉबल्स को ह्यूमिलिएट करने की बात पर लुई को प्रेस करता है। उसी समय दो और नॉबल स्पीयर्स के साथ उसके पीछे अपीयर होते हैं। लुई नोटिस करता है कि एक और नॉबल ट्री ब्रांच पर क्रॉसबो के साथ खड़ा है। कॉर्नर्ड होने का एहसास होते ही वो क्विकली डिड्यूस करता है कि जिसने उसे टेलीपोर्ट किया था उसी सीनियर ने उसकी अचानक लोकेशन लीक एक्स की वाला है। नोबल उस पर स्विंग करता है, लेकिन लुई टाइम पर डॉज कर लेता है और एक्स जमीन पर पड़े रॉक को स्मैश कर देती है। स्पीयर्स वाले नोबल्स भी अटैक करते हैं, लेकिन लुई बैकफ्लिप के साथ उन्हें काउंटर कर देता है। एयर में रहते हुए क्रॉसबो से एक एरो उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन वो उसे अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। वो सेफली जमीन पर लैंड करता है, लेकिन नोबल्स रुकते नहीं। वो हेड ऑन अटैक करते हैं, लेकिन लुई उनकी स्किल और अपनी स्किल का डिफरेंस दिखा देता है। हालांकि वो नोटिस करता है कि वो विंड एरोज की ट्रेजेक्टरी पूरी तरह रीड नहीं कर पा रहा है, इसलिए खुद को काम करता है और सांशिन काउंटर अटैक नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करने का डिसाइड करता है। जैसे ही नोबल्स फिर से डैश करते हैं, लुई को एक ओपनिंग दिखती है। वो एक्स वाले की तरफ जाता है, उसकी स्ट्राइक डॉज करता है और एक्स को उसके हाथ से छुड़ाकर दूसरे स्पीयर्स वाले नोबल पर फेंक देता है। वो तुरंत आउट हो जाता है। दूसरा स्पीयर्स वाला अटैक करता है और ट्री पर बैठा नोबल फिर से एरो शूट करता है, लेकिन इस बार लुई एरो की ट्रेजेक्टरी पूरी तरह रीड कर लेता है। वो स्पीयर्स वाले को खींचकर एरो के रास्ते में ले आता है और वो जोर से उड़ जाता है। स्पीयर हवा में गिरते हुए लुई पकड़ लेता है और उसे ट्री वाले नोबल की तरफ फेंक देता है, जिससे वो भी आउट हो जाता है। इसके बाद वो बाकी नोबल्स को आसानी से हराकर उनके सारे एम्बलम ले लेता है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है और केन ट्री के टॉप पर अपीयर होता है। वो नोबल्स को लुई के खिलाफ मैजिक यूज करने से रोक देता है, जो मास्टरमाइंड पीछे से सब कंट्रोल कर रहा होता है। वो केन को देखकर शॉक में आ जाता है। केन कहता है कि उन्होंने
ओरांका फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसके बाद वो उसे क्रॉस बो से नॉकआउट कर देता है। फिर केन नीचे जंप करता है और लुई को एक एम्बलम पास करता है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चीजें ज्यादा ट्रबलसम हो सकती हैं, और अपनी हेल्प ऑफर करता है। लेकिन लुई उसकी हेल्प रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगा। तभी एक हिडन फिगर जोर से क्लैप करती है और लुई की हिम्मत की तारीफ करती है। वो कहती है कि जिसे वो अपना राइवल मानती है, उससे इससे कम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर वो खुद को रिवील करती है और फे दुरहान निकलती है। वो लुई से डूल मांगती है। लुई केन से पूछता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड है, तो केन बताता है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर की डॉटर है, जिससे वो पहले डूल कर चुका है और हार गया था। वो लुई को एडवाइस देता है कि उसे इग्नोर करके एम्बलम कलेक्ट करे, क्योंकि फे मैजिक यूज कर सकती है और उसकी स्किल ऑलरेडी अप्रेंटिस लेवल की है। लेकिन उनकी चिटचैट फे को और भड़का देती है और वो उन्हें वॉर्न करती है कि भागने की कोशिश मत करना। तभी लुई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो हमेशा से जानना चाहता था कि ग्रेट फैमिली का मेंबर बैटल में कैसा परफॉर्म करता है। ये सुनकर फे एक्साइट हो जाती है और वादा करती है कि फाइट फेयर रखने के लिए वो मैजिक यूज नहीं करेगी। एक फ्लैश में वो स्पीयर्स के साथ लुई की तरफ लीप करती है और स्टैब करती है, लेकिन लुई स्पीयर्स को अपने आर्म्स के नीचे ट्रैप कर लेता है, जिससे फे और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो स्पीयर्स को फ्लिप करती है और लुई पर स्विंग करती है, लेकिन लुई साइड मूव करके अटैक डॉज कर लेता है। इसके बाद फे आगे जंप करती है और सीक्रेट लांस स्लैम टेक्निक से लुई को हिट करने की कोशिश करती है, और यहीं से उनकी असली टक्कर शुरू एक्सपेक्टेड होती था। है। लुई तुरंत डच कर लेता है और फे का स्पीयर जमीन में धंस जाता है, जिससे एक मैसिव होल बन जाता है। उस टेक्निक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि स्पेक्टेटर्स ही नहीं, पास खड़ा प्रिंसिपल भी शॉक में आ जाता है। सब फे की पावर और लुई की रिलायंस पर स्पेकुलेट करने लगते हैं। लोग वंडर करते हैं कि लुई ग्रेट फैमिली के अगेंस्ट आखिर कितनी देर टिक पाएगा, और प्रिंसिपल से उसकी ओपिनियन पूछते हैं। प्रिंसिपल शांति से कहता है कि लुई फे को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फाइट सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बॉडी और विल के क्लैश की है। उसने जो देखा है उसके हिसाब से लुई की विल फे से स्ट्रांग नहीं लगती। तभी विल्स का असली टेस्ट शुरू होता है। फे एक और स्पीयर टेक्निक से लुई पर अटैक करती है, लेकिन लुई उसके सारे मूव्स ऐसे डच करता है जैसे वो पहले से प्रोग्राम्ड हो। स्पीयर वीविंग के बीच उसे फे के बॉडी मूवमेंट में एक ओपनिंग दिखती है और वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, मगर फे तुरंत समझ जाती है और काउंटर कर देती है। लुई उसके अटैक के ऊपर से जंप करता है और उसके पीछे लैंड करता है। फे फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि वो उसके सारे अटैक्स डच कर रहा है, और केन पर भी तंज कसती है कि उसमें ये क्वालिटी नहीं है। लुई शांति से जवाब देता है कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और इनफ प्रैक्टिस के साथ ये आसान हो जाता है। कुछ ही सेकंड में फे फिर से लीप करती है और क्रेसेंट फॉल नाम की सीक्रेट लांस टेक्निक से अटैक करती है, लेकिन फिर भी लुई हर स्ट्राइक को एफर्टलेसली डच कर लेता है। इस बार वो स्पीयर यूजर्स की टेक्निक्स पर फोकस करता है: थ्रस्ट, स्वीप, डिफेंस और सप्रेशन। ये टेक्निक्स ट्रबलसम जरूर होती हैं, मगर इनकी वीकनेस भी होती है, और सबसे बड़ी वीकनेस होती है क्लोज कॉम्बैट में वल्नरेबिलिटी। लुई इसी का फायदा उठाने का फैसला करता है। वो फे की तरफ रश करता है और डिस्टेंस क्लोज करने की कोशिश करता है, ताकि काउंटर अटैक का मौका मिल सके। लेकिन फे उसकी इंटेंशन रीड कर लेती है और उसकी स्वॉर्ड को स्मैक करके दूर कर देती है। फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसकी फैमिली की स्पीयर टेक्निक में कोई वीकनेस नहीं है। अचानक वो स्पीयर को घुमाने लगती है और एक डेंजरस टॉर्नेडो बना देती है। फे का टैलेंट और स्किल देखकर स्पेक्टेटर्स स्टन रह जाते हैं और उनकी नज़र में लुई के जीतने का कोई चांस नहीं बचता। लेकिन लुई अपना स्टांस लेता है और अपनी सोलर टेक्निक एक्टिवेट करता है, ताकि स्पीयर अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सके।
स्ट्राइक्स को पैरी करते हुए वो एक और वीकनेस एक्सप्लॉइट करता है, हाई स्टैमिना कंजम्पशन। वो पेशेंटली डिफेंड करता रहता है और ओपनिंग का इंतजार करता है, ये जाने बिना कि उसकी स्वॉर्ड में क्रैक्स आने लगे हैं। कुछ ही देर में फे की स्टैमिना ड्रेन होने लगती है और वो स्पीयर टॉर्नेडो के अंदर क्लियरली विजिबल हो जाती है। लुई ये देखकर तुरंत स्ट्राइक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी स्वॉर्ड उसके पहुंचने से ठीक पहले टूट जाती है। मूव फेल होते देख वो तुरंत पीछे लीप करता है ताकि काउंटर अटैक से बच सके। सरप्राइजिंगली फे उसकी स्किल और अपनी लक दोनों को एक्नॉलेज करती है, क्योंकि उसके बिना वो पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो जाती। वो ये भी नोटिस करती है कि लुई होल्ड बैक कर रहा है और उसे कन्फ्रंट करती है। लुई एक्सक्यूज देता है कि वो हमेशा फुल पावर से पहले ऑब्जर्व करता है, लेकिन अब ऑब्जर्वेशन खत्म हो चुका है और वो सीरियस होगा। फे उसकी टूटी हुई वेपन देखकर कंसर्न होती है। लुई उसे असोर करता है कि उसे वेपन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फिस्ट ही उसका असली वेपन है। आईपी मैन की तरह वो मार्शल आर्ट्स स्टांस लेता है और फे भी अपना स्पीयर रेडी कर लेती है। फे स्पिनिंग चार्ज टेक्निक के साथ फॉरवर्ड जूम करती है। केन, जो अब तक चुप था, चिल्लाकर लुई को वॉर्न करता है। सरप्राइजिंगली लुई स्पिनिंग स्पीयर को अपनी लेफ्ट पाम से स्लो कर देता है और राइट पाम से ट्रैप कर लेता है। आखिरकार वो घूमती हुई स्पीयर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रोक देता है। ये देखकर फे और केन दोनों के जॉज ड्रॉप हो जाते हैं। स्पेक्टेटर्स भी स्टन रह जाते हैं। प्रिंसिपल खुद को कंट्रोल में रखता है और सीन को गौर से देखता है। ये समझने की कोशिश करता है कि लुई ने अभी किया क्या है, लेकिन फे हार मानने वालों में से नहीं होती। वो स्पीयर वापस खींच लेती है और एक और टेक्निक यूज करती है, जिससे चारों तरफ से अटैक करने का इल्यूजन बन जाता है। पैनिक करने की बजाय लुई गहरी सांस लेता है और मार्शल आर्ट्स स्टांस में आ जाता है। वो एक एक करके सारे फे अटैक्स ऊपर पैरी करता देखकर है। उसके टॉवरिंग फीवर को देखती है और डर से कांप जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने एक डीमन खड़ा है, बड़े बड़े फैंक्स के साथ उसे निगलने के लिए रेडी। अचानक उसका शरीर फास्ट मूव नहीं कर पाता। वो किसी तरह लुई का पंच ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इम्पैक्ट उसे उड़ाकर एक ट्री से टकरा देता है। प्रिंसिपल भी लुई से निकल रही उस स्ट्रेंज ऊरा को नोटिस करता है और सोचने लगता है कि ये आखिर है क्या। बाकी नोबल्स ये देखकर गुस्से से भर जाते हैं कि फे एक ट्री से जा टकराई है, क्योंकि एक कॉमनर ने ग्रेट फैमिली की नोबल को हरा दिया। वे रिटेलिएट करने की सोचते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब फीलिंग हिट करती है। उनमें से एक को उल्टी होने लगती है। पहले वो सोचता है कि उसे अचानक सिकनेस क्यों हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लुई और उसकी डिमोनिक ओरा पर जाती है, सब क्लियर हो जाता है। दूर से शीत अपने इंजर्ड फ्रेंड ब्राइन के साथ ये ड्यूल देख रहा होता है। उन्हें मानना पड़ता है कि लुई उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ये रियलाइजेशन शीत को गुस्से से भर देता है, क्योंकि कॉमनर को नॉकआउट करने का उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका होता है। ब्राइन कंक्लूड करता है कि लुई को किसी भी कीमत पर एलिमिनेट करना होगा। उसे एक पुरानी लेजेंड याद आती है और वो मानता है कि लुई जैसे इंसान को जिंदा छोड़ना फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। वो चाहता है कि लुई की लाइफ जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दी जाए। इधर लुई की रैम्पेज जारी रहती है। वो सीधे फे की तरफ लंज करता है और पागलों की तरह हंसते हुए लगातार पंचेस बरसाता है, जिससे फे फिर से उड़कर खून उगलने लगती है। फिर वो मिड एयर में फ्लैश स्टेप करता है और हैवी फिस्ट अटैक्स की सीरीज से उसे जमीन में पटक देता है। फे डिफेंसिव स्टांस होल्ड करती है और लगातार हो रहे अटैक्स को टैंक करती रहती है। साथ ही लुई की स्ट्रेंथ में आई एक्सप्लोसिव इंक्रीज को फील करती है। उनके बीच का गैप समझते हुए वो कंक्लूड करती है कि अब उसके जीतने का कोई चांस उसी नहीं है। पल लुई की टेरिफाइंग फिस्ट ओरा उसके सामने होती है और उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो जाती है। इम्पेंडिंग डूम को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए फे अपनी मार्शल आर्केन स्किल ब्लेज फिस्ट एक्टिवेट करती है, ताकि लुई के स्ट्राइक को काउंटर कर सके। लेकिन लुई का अटैक उसे ओवरवेल्म कर देता है और वो फिर से उड़ते हुए पेड़ों से टकराती चली जाती है।
अचानक लुई अपने होश में वापस आता है और रियलाइज करता है कि वो फिर से खुद को खो बैठा था। वो अपनी जली हुई हथेली को देखता है और मैजिक की नेचर पर सोचने लगता है। तभी केन जल्दी से उसके पास आता है और चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। उसी वक्त शीत आगे बढ़ता है और जोर से लुई की डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस करता है, ये कहते हुए कि फाइट के दौरान उसका एम्बलम डिस्ट्रॉय हो गया है। वो लुई को तुरंत एग्जाम ग्राउंड छोड़ने का ऑर्डर देता है। केन आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि ये क्लियरली एक एक्सीडेंट था, लेकिन शीत रिवील करता है कि प्रिंसिपल ने सब कुछ देखा है और डिमांड करता है कि लुई तुरंत बाहर जाए। लुई कुछ बोल पाता उससे पहले ही फे बोल उठती है और उस नोबल्स के कमान को रुकने को कहती है। ये फैक्ट कि वो अभी भी कॉन्शियस है, लुई को शॉक कर देता है। शीत उस पर कॉमनर की मदद करके चीट करने का आरोप लगाता है, लेकिन फे बिना हेजिटेशन उसे शट डाउन कर देती है। वो कहती है कि फाइट के दौरान उससे गलती से मैजिक यूज हो गया था। ये सुनकर केन स्टन रह जाता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फे किसी से अपोलोजाइज करेगी। लुई भी बरसर्क होने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन फे इसे कैजुअली ब्रश ऑफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसी ने उसे मैजिक यूज करने पर मजबूर किया था। वो अपनी हार एक्सेप्ट करती है और होप करती है कि एनरोलमेंट के बाद उनका फिर से मैच होगा। शीत उसके शब्दों पर स्कॉफ करता है और पॉइंट आउट करता है कि लुई के पास सिर्फ 4 एम्बलम हैं। बिना विचलित हुए फे अपने एम्बलम निकालती है और लुई को दे देती है, उसे हराने का रिवॉर्ड बताते हुए। इससे उसके कलेक्शन में 10 और जुड़ जाते हैं। वो फ्यूरियस नोबल सीनियर्स के सामने रिकॉर्ड वैलिडेट कर देती है। इसके बाद वो केन के साथ टीम बना लेती है ताकि एग्जाम ग्राउंड में वीकलिंग्स को वीड आउट किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि किसी के पास लुई को डिस्क्वालीफाई करने लायक एम्बलम ना हो। केन भी यही सोच रहा होता है और उसकी सजेशन एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों तेजी से अपनी कॉन्क्वेस्ट पर निकल जाते हैं। जाते वक्त केन मजाक करता है कि उसे हमेशा लगता था फे सिर्फ ताकत है, दिमाग नहीं, जबकि फे को सिर्फ ज्यादा एम्बलम कलेक्ट करने की चिंता होती है। कुछ देर बाद एक एग्जामिनर लुई के पास आता है और उसे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की ऑफिशियल जानकारी देता है और उसे बाहर एस्कॉर्ट करता है। शीत उम्मीद करता है कि वो उस कॉम्बिनर को फिर कभी न देखे, लेकिन ब्रायन रिमार्क करता है कि अगर फे का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो लुई शायद फिर भी पास कर सकता है। अचानक शीत को याद आता है कि एग्जाम के दौरान एक्सीडेंट में किसी एग्जामिनी का मर जाना अनयूजुअल नहीं होता। ब्राइन उसे लुई को खत्म करने की डार्क प्लानिंग करते देखता है और वंडर करता है कि लुई की असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसने पहले भी एक अनसेटलिंग फीलिंग महसूस की थी। लेटर दैट डे लुई अपने एम्बलम्स एग्जामिनर को सबमिट करता है और सोचता है कि सिर्फ मार्शल आर्ट से मैजिक को मैच नहीं किया जा सकता। वो होप करता है कि एकेडमी में सीखकर वो मैजिक और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज कर पाएगा। रात को रास्ते में चलते हुए वो सोचता है कि घर जाकर अपनी माँ को अपने फटे हुए कपड़ों का क्या एक्सक्यूज देगा। चलते चलते वो एक शैडी पर्सन के पास से गुजरता है। तभी जब वो अपने ख्यालों में डूबा होता है, एक असैसिन पीछे से स्टेल्थली उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए लुई एक पावरफुल बैक हील किक से काउंटर करता है, जो असैसिन को पीछे असासिन उड़ा पूछता देता है है। कि लुई ने उसे कैसे नोटिस कर लिया। लुई शांत आवाज में जवाब देता है कि उसके शरीर पर लगा खून का स्मेल छुपाया नहीं जा सकता। तभी अचानक और भी असैसिन्स सामने आ जाते हैं। उनका लीडर हैरान होकर सोचता है कि मौत के करीब होने के बावजूद लुई इतना रिलैक्स क्यों है। तीनों उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी ताकत देखकर लुई डिसाइड करता है कि अब उसे फुल पावर से लड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी झाड़ियों में छुपी एक और स्ट्रांग प्रेजेंस उसका ध्यान खींच लेती है। इरिटेट होकर असैसिन लीडर चिल्लाता है कि फाइट के बीच ध्यान मत भटकाओ, और मैजिक से कोटेड डैगर के साथ उस पर चार्ज कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि कुछ ही पलों में लुई 6 फीट नीचे होगा। लीडर को पूरी ताकत से अपनी तरफ आते देख लुई तेजी से स्टेप्स बदलते हुए उसके अटैक्स डॉज करता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन दुश्मन तुरंत रिकवर कर लेता है और पीछे हटकर अपने साथियों के पास चला जाता है।
वो लुई की स्किल्स पर मिली इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करता है, जबकि लुई मन ही मन सोचता है कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तारीफ करने के बाद लीडर बोलता है कि अब देखेगा कि मैजिक के सामने वो कितना टिकता है, और बिना इंतजार किए अपने लोगों को सिग्नल देता है। 3 असैसिन एक साथ क्रॉसबो से विंड एरोज फायर करते हैं। लुई मुश्किल से उन्हें डॉज करता है और देखता है कि पास के पेड़ कैसे कटकर टूट रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कि इन एरोज की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी खतरनाक है। आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता न देखकर वो गहरी सांस लेता है और अपनी ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी में ची फ्लो करने लगती है और उसकी स्पीड व स्ट्रेंथ एक्सप्लोड कर जाती है। वो उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लीडर हंसकर एक और वेव फायर करने का ऑर्डर देता है। लुई एरोज के बीच स्लिप करता हुआ अचानक ऊपर से गिरता है और एक जोरदार किक मारकर लीडर को जमीन में दे मारता है। फिर वो पीछे हट जाता है ताकि बाकी अटैक से बच सके। गुस्से में लीडर अपने आदमियों को उसे रोकने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक एक और असासिन पीछे से स्टेल्थ अटैक करता है। लुई टाइम पर महसूस कर लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। हालांकि झटके से उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। वो नए दुश्मन को घूरता है और समझ जाता है कि ये पहले वालों से ज्यादा खतरनाक है। अब वो चारों तरफ से घिर चुका होता है और हर दिशा से आती विंड एरोज से बचने की कोशिश करता है। लगातार अटैक के बीच वो हिट हो जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। असासिन राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि एक कॉमनर का इतना देर टिकना ही बड़ी बात थी। उनमें से एक उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लुई अचानक उठकर उसे एक ही झटके में नॉकआउट कर देता है। वो उसका क्रॉसबो छीनकर बाकी असैसिन्स पर फायर करता है। 2 गिर जाते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग वाला आसानी से अटैक रोक लेता है और समझ जाता है कि लुई बेहोशी का नाटक कर रहा था। वो उसकी चालाकी की तारीफ करता है। लुई पूछता है कि अपने आदमियों को खोने के बाद भी वो शांत क्यों है। वो ठंडेपन से जवाब देता है कि उसे कमजोरों की परवाह नहीं। तभी लुई फिर से एरोज चलाता है, लेकिन वो आदमी आसानी से बचते हुए हवा में एक मैजिक हैमर बना लेता है। वो मानता है कि वो लुई को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन उसके एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स ने उसे मजबूर कर लुई दिया। उस हैवी अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर उड़ा देता है। मिड एयर में ही दुश्मन फ्लैश स्टेप करता है और कहता है कि लुई की एबिलिटी अप्रेंटिस से ऊपर है, लेकिन हाई रैंक फाइटर से लड़ने के लिए काफी नहीं। फिर वो एक और मैजिक हैमर बनाकर उसे जमीन में पटक देता है। बिना रिकवरी का मौका दिए वो लगातार मैज अटैक्स बरसाता है। जब धूल बैठती है, तो वो देखकर चौंक जाता है कि लुई अभी भी जिंदा है और डिफेंसिव स्टांस में खड़ा है। दर्द के बावजूद लुई कहता है कि उसका अंत यहां नहीं होगा। असासिन हंसता है और कहता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वो फिर से सेलेस्टियल हैमर बनाता है। लुई हिल भी नहीं पा रहा होता और मौत सामने देखकर उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसे ऑर्फन्स, अपनी माँ और अपने सपने याद आते हैं। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी फेट नहीं मानेगा। उसकी ऑरा अचानक बदल जाती है और वो उस अटैक को रहस्यमय पावर से रोक देता है। टकराव से एक जबरदस्त विस्फोट होता है। कुछ पलों बाद लुई खांसता हुआ जमीन पर पड़ा होता है और असासिन सोचता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे वो किसी बराबरी वाले से लड़ रहा हो। वो फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन तभी एक कमांडिंग आवाज उसे रुकने का ऑर्डर देती है। तेज हवा का वर्टेक्स उसे जकड़ लेता है और वो हिल भी नहीं पाता। मैजिक प्रेशर से उसका शरीर कुचलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाता है। लुई समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी प्रिंसिपल अरोनियन सामने आते हैं। वो लुई को पोषण देते हैं और असासिन से उसके एम्प्लॉयर का नाम पूछते हैं। असासिन हंसकर कहता है कि वो लुई को उसके भाग्य से नहीं बचा पाएंगे और खुद को ब्लास्ट कर लेता है। अरोनियन सोचता है कि कहीं असासिन गिल्ड इन्वॉल्व तो नहीं। पोषण का असर दिखाता है और लुई की टूटी हड्डियां तक ठीक हो जाती हैं। वो पूछता है कि क्या ये सब कोइंसिडेंस है कि प्रिंसिपल हमेशा टाइम पर आ जाते हैं। अरोनियन बात को घर पहुंचने तक टाल देते हैं। लुई घर की तरफ भागता है क्योंकि देर हो चुकी होती है। पीछे से प्रिंसिपल एक रहस्यमय क्रिएचर को क्लीनअप के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ
मॉन्टिया टाउन में दो नोबल्स लसियाला को परेशान कर रहे होते हैं। तभी लुई पहुंच जाता है और उन्हें रोक देता है। प्रिंसिपल भी आकर अपनी पहचान बताते हैं और नोबल्स डर कर चले जाते हैं। घर के अंदर अरोनियन मिलस्टोन देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि ये सब लुई की क्रिएशंस हैं। वो गाया स्क्रिप्चर्स की लेजेंड सुनाता है और बताता है कि पहला हीरो ब्लैक हेयर और आंखों वाला था जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। लुई सोचता है कि क्या उसके अंदर भी वही मैडनेस है। अरोनियन कहता है कि हर देश ऐसे लोगों को खत्म कर देता है, इसलिए उसे बाल रंगने पड़ते हैं। वो लुई को पीसफुल एरा का नया हीरो मानता है और कहता है कि वो उसे सही रास्ता दिखाएगा। वो फल उसकी तरफ फेंकता है और लुई बिना हिले पकड़ लेता है। फिर वो बताता है कि फे और केन की वजह से लुई पास हो गया है और उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। लुई पूछता है कि अगर वो फिर से कंट्रोल खो बैठा तो क्या होगा। अरोनियन ठंडेपन से कहता है कि तब वो खुद उसे खत्म कर देगा। अगली सुबह लुई काम करते हुए सोचता है कि क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है। उसके छोटे भाई बहन उसे अलविदा कहते हैं। फिर केन का बटलर आता है और उसे इनविटेशन देता है। लुई समझ जाता है कि केन दोस्ती मजबूत करना चाहता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। कैरिज से उतरते ही औरंगा फैमिली का विशाल मैंशन देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। तभी केन बाहर दौड़ता हुआ उसकी वेलकम तरफ करता आता है केन और फिर से कहता है कि अब वो क्लासमेट्स हैं। लुइस मुस्कुराकर बोलता है कि ये सब फाइनल एग्जाम में उसके एफर्ट्स की वजह से हुआ है और वो फे की हेल्प भी ईमानदारी से एक्नॉलेज करता है। तभी वो मजाक में कहता है कि अब उनका पुराना बेड वाला एग्रीमेंट कैंसिल समझो। लेकिन केन हंसते हुए जवाब देता है कि वैसे भी वो पास कर जाता क्योंकि उसे एफए की सील ऑफ अप्रूवल मिल चुकी थी। इसके बाद केन सीरियस होकर रिवील करता है कि वो लुइस को अपना स्पारिंग पार्टनर बनाना चाहता है और एकेडमी और मैजिक की दुनिया के बारे में पहले से उसे गाइड करना चाहता है। तभी अचानक केन की मां एंट्री लेती है और उसे फिल्दी कॉमनर को घर लाने के लिए डांटती है। केन कहता है कि लुइस उसका फ्रेंड है, लेकिन उसकी मां उसकी बात इग्नोर कर देती है और सीधे लुइस से पूछती है कि उसके बेटे के पास आने का उसका असली इंटेंशन क्या है। कॉमनर के साथ एक ही हवा में सांस लेने से डिस्गस्टेड होकर वो एक गोल्ड रिंग निकालती है जिसकी कीमत दर्जनों गोल्ड कॉइन्स के बराबर होती है और उसे लुई की तरफ फेंक देती है। फिर ठंडे लहजे में कहती है कि ये उठाओ और यहां से निकल जाओ। केन ये देखकर सन्न रह जाता है। जब वो लुई से माफी मांगने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि लुई शांति से वो रिंग उठा रहा है। लुई कामली कहता है कि उसने केन की एबिलिटी को एक्नॉलेज किया और इसी वजह से उससे दोस्ती की। फिर वो उसकी मां से पूछता है कि क्या वो केन के शब्दों को उस गोल्ड रिंग जितना ही वर्थलेस समझती है। ये सुनते ही वो गुस्से से भर जाती है और उसे तुरंत बाहर फेंकने का ऑर्डर देती है। बटलर्स झट से लुई के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। केन समझाने की कोशिश करता है कि लुई ने फे को हराया है, लेकिन उसकी मां इसे एक रिडिकुलस झूठ मानती है। लुई खुद कंफर्म करता है और कहता है कि केन उसके साथ रहकर और भी स्ट्रांग बन सकता है। उसकी कॉन्फिडेंस भरी बात उसकी मां को और भड़का देती है। तभी मेंशन का दरवाजा खुलता है और तेज हवा के झोंके के साथ एक शख्स अंदर आता है। ये होते हैं केन के फादर विलियम। विलियम अंदर आते ही लुइस की कही हुई कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन दोहराते हैं। केन की मां घबरा जाती है और विलियम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। केन झुककर अपने फादर को ग्रीट करता है और लुई भी झुककर ग्रीट करता है। साथ ही उसके इनक्रेडिबल ऑरा को फील करता है जो प्रिंसिपल अरोनियन के लेवल का होता है। विलियम केन से पूछता है कि क्या यह सच है। केन जवाब देता है कि लुइस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। इंटरेस्टेड होकर विलियम लुइस से इसे प्रूव करने को कहता है और तुरंत अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर देता है जो एक फेरोशियस टाइगर की तरह महसूस होता है। लुई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो ओरा उसके चेस्ट में धंस जाती है और उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसी पल लुई पैनिक करता है। उसे लगता है कि विलियम सच में उसकी लाइफ खत्म करना चाहता है। विलियम की विल पावर उसकी सोल में जैसे छेद कर देती है, लेकिन लगातार मॉन्स्टर हंटिंग की वजह से लुई ने किलिंग इंटेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना ली होती है। उसकी सोल में जली हुई आग फिर से भड़क उठती है
और वो ड्रैगन की शेप ले लेती है। दोनों की विल पावर्स आमने सामने क्लैश करती हैं। कुछ सेकंड बाद डस्ट सेटल होती है और केन दौड़कर लुई को संभालता है। विलियम पूछता है कि उसे स्ट्रेंथ क्यों चाहिए। लुई जवाब देता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है। बिना कोई एक्सप्रेशन बदले विलियम मुड़कर जाने लगता है, लेकिन केन को उसकी वीक विल पावर के लिए स्कॉल करता है और कहता है कि वो लुई से सीखे। केन की मां फिर बहस करने लगती है, लेकिन विलियम ठंडे लहजे में उसकी ओपिनियन रिजेक्ट कर देता है। राहत की सांस लेकर केन डिसाइड करता है कि वो लुई को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाएगा। औरंका फैमिली के मार्शल आर्ट्स ग्राउंड पर केन अपने पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन लुई कहता है कि सब ठीक है। वो विलियम के बिहेवियर को केन के लिए एक टेस्ट मानता है। केन अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करता है, जहां उसकी पूरी लाइफ ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में गुजरी थी। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा अपने फादर की एक्नॉलेजमेंट चाहता था। अब वो फ्रीडम के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है। वो इन्वेंट्री से रेपियर निकालता है और दोनों स्पार करने लगते हैं। डिस्टेंस से विलियम ये सब देखता है और अपने बटलर से लुई के बारे में रिपोर्ट पूछता है। बटलर बताता है कि लुई ने एग्जाम में फे को हराया विलियम था उन्हें रोक और देता है कई और केन को फैमिली का नाम डिस्ग्रेस ना करने का ऑर्डर देता है, लेकिन केन इसे अपने फादर की अप्रूवल समझ लेता है। बाद में लाइब्रेरी में केन लुई को रेयर बुक्स गिफ्ट करता है, जिनमें मैजिक और माना थ्योरी होती है। वो उसे अवेकनिंग रिचुअल के बारे में भी बताता है। लुई गिफ्ट्स एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि अब उसे खुद पैसे कमाने होंगे। उसे अपनी पिछली जिंदगी का नॉलेज याद आता है और वो प्लान बनाता है कि नए आइटम्स इन्वेंट करके अमीर बनेगा। एक हफ्ते बाद फ्रेशमैन का कैंड्रिया आर्चनिस्ट एकेडमी में ऑफिशियल वेलकम होता है। जैसे ही लुई कॉन्फिडेंटली गेट के अंदर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि यही वो जगह है जहां से उसकी असली जर्नी शुरू होने वाली है। विलियम उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स को देखता है, लेकिन उसकी इवेसिव स्किल्स बिल्कुल ही अलग लेवल की होती हैं। कुछ देर बाद वो अपनी ओरा केन की ब्लेड पर लपेट देता है, लेकिन केन अपने फादर की पकड़ से निकलकर फिर रिट्रीट कर जाता है। ये देखकर विलियम गुस्से में उसे कावर्ड कह देता है, मगर उसी पल केन को लुई की पहले दी हुई सीख याद आती है, जहां उसने बताया था कि रिट्रीट भी एक स्ट्रैटेजी होती है, हार नहीं। केन खुद को संभालता है और दोबारा फादर को कन्फ्रंट करता है, लेकिन फिर टॉर्नेडो स्पेल से डच करता हुआ लुई के पास रीग्रुप कर जाता है। दोनों पीछे से विलियम पर चार्ज करते हैं, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि अगला अटैक जरूर कनेक्ट करेगा। लुई ने पहले केन को बेसबॉल की एक टेक्निक सिखाई थी, जिसे चेंज अप कहते हैं। उसने समझाया था कि स्पीड बदलकर अपोनेंट को डिसीव किया जा सकता है, जिससे स्लो मूवमेंट भी डेंजरस लगने लगती है। सही टाइमिंग पर यूज करने से एनिमी की रिएक्शन टाइम बिगड़ जाती है। अगर दुश्मन एक पल के लिए भी हेजिटेट करे, तो वही पल उसकी हार बन सकता है। अब दोनों उसी टेक्निक को प्रैक्टिकल में लाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल स्पीड वेरिएशन से वो विलियम को ओवरवेल्म करने की कोशिश करते हैं। विलियम आराम से ज्यादातर अटैक्स डॉज कर लेता है और स्लो अटैक्स को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी केन का डिले किया हुआ अटैक उसे चौंका देता है। ब्लेड उसके शोल्डर को ग्रेस कर जाती है और उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है। हिट लगते ही दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और लगातार अटैक करने लगते हैं, लेकिन विलियम अचानक हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब काफी है। वो केन को फैमिली का नाम डिस्ग्रेस न करने का ऑर्डर देता है और ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़कर चला जाता है। केन इसे अपने फादर की अप्रूवल मानकर खुश हो जाता है और विलियम के जाते ही लुई के साथ चलते सेलिब्रेट चलते करता है। विलियम के दिमाग में वही हिट एंड रिट्रीट टेक्निक घूमती रहती है। स्ट्रैटेजिक विथड्रॉ का कॉन्सेप्ट उसे अनएक्सपेक्टेडली इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो अपनी हथेली में एक डैगर मटीरियलाइज करता है और सोचता है कि शायद उसने बच्चों से भी कुछ नया सीख लिया है। इधर लुई को ग्रैंड मास्टर से पूरा फाइट न कर पाने का थोड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन केन अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसके फादर ने पहली बार उसे एक्नॉलेज किया था। वो डिसाइड करता है कि लुई को प्रेजेंट देकर रिवॉर्ड करेगा। बाद में ओरांका फैमिली की लाइब्रेरी में किताबों की शेयर क्वांटिटी देखकर लुई स्टन रह जाता है।
केन एक बॉक्स लेकर आता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे जल्दी अपना पाथ ढूंढने में हेल्प की। जैसे ही लुई बॉक्स खोलता है, वो और ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बुक्स होती हैं, अकेडमी रेफरेंसेस और रेयर मैजिक टेक्स्ट्स, जिन्हें कॉमनर शायद जिंदगी में कभी ना देख पाए। केन उसे बेसिक माना थ्योरी और माना एट्रीब्यूट थ्योरी वाली किताबें देता है, फिर मैजिक और मार्शल आर्ट्स के डिवीजन पर टिप्स देता है। साथ ही वो उसे मैजिक अवेकनिंग रिचुअल के बारे में बताता है, जो हर नए स्टूडेंट को अंडरगो करना पड़ता है। ये रिचुअल गाया की स्टैचू के जरिए एलिमेंट सेंस करने का होता है। चर्च टेम्पल में इसका खर्च 10 गोल्ड कॉइन्स होता है, लेकिन अकेडमी में ये फ्री होता है। केन उसे अकेडमी फीस और फ्यूचर एक्सपेंसेस की लिस्ट भी समझाता है और कहता है कि वो ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट करे और जब जरूरत पड़े उस पर रिलाई करे। थोड़ी देर बाद लुई गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी पुरानी बेट सेटल मान लेता है। लुई को एहसास होता है कि अब उसे खुद पैसे कमाने होंगे। उसे जूलियन की मैजिक फार्मेसी याद आती है और फिर अपनी पिछली जिंदगी का नॉलेज। वो सोचता है कि अगर वो यूनिक आइटम्स इन्वेंट करे तो जल्दी अमीर बन सकता है। इसी वजह से वो केन से उसके फैमिली के मर्चेंट गिल्ड कनेक्शन के बारे में पूछता है। केन क्यूरियस हो जाता है, लेकिन लुई कहता है कि अभी ये सीक्रेट रहेगा और बाद में सब पता चलेगा। एक हफ्ते बाद फ्रेशमैन का कैंड्रिया आर्चनिस्ट अकेडमी में वेलकम होता है। जैसे ही लुई कॉन्फिडेंटली स्कूल ग्राउंड्स में चलता है, सॉफ्ट मोर रोज उसकी कॉलन स्मेल करके सोचती है कि वो किसी नोबल फैमिली से होगा। आखिर इतनी ट्रेडी और एक्सपेंसिव कॉलन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तुरंत उससे चिपक जाती है और स्कूल टूर देने का ऑफर करती है। चलते चलते रोज बताती है कि एम्परर बूढ़ा हो चुका है और अकेडमी में इंपीरियल फैक्शन नोबल्स और ग्रेट फैमिलीज से टकराव में रहता है। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए फियर स्ट्रगल चल रही होती है। इसी वजह से जो स्टूडेंट पॉइंट्स अर्न नहीं कर पाता, उसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। ये कहकर वो लुई की चेस्ट को हल्का सा टच करती है और पूछती है कि उसकी फैमिली किस साइड को सपोर्ट करती है। तभी ब्रायन नाम का लड़का आता है और लुई को एग्जाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला कॉमनर कह देता है। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी कॉलन कोई कॉमनर अफोर्ड नहीं कर सकता। गुस्से में वो वहां से चली जाती है। लुई ब्रायन से हाथ मिलाता है। ब्रायन बताता है कि अकेडमी एक मिनिएचर एम्पायर है और उसे रोज जैसे बहुत लोग मिलेंगे। तभी केन लुई को आवाज देता है। जैसे ही ब्रायन उसे देखता है, वो चुपचाप निकल जाता है। केन पूछता है कि उसने ब्रायन से क्या बात की। लुई कहता है कि बस ग्रीटिंग हुई थी। तब उसे पता चलता है कि ब्रायन चांसलर का बेटा है। पीछे से दो जाने पहचाने चेहरे आते हैं, डे और फे। डे ब्रायन को वीक विल्ड कहती है और बोलती है कि उसे वो पसंद नहीं। ये सुनकर केन भड़क जाता है और कहता है कि वो इनडायरेक्टली उसे भी वीक कह रही है। डे जवाब देती है कि वो उसे तभी एक्नॉलेज करेगी जब वो लुई जितना स्ट्रांग बनेगा। लुई फे को एग्जाम में हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन वो कैजुअली उसे ब्रश ऑफ कर देती है और कहती है कि वो अपनी ही स्ट्रेंथ से पास हुआ है। फिर वो उसकी तरफ फिस्ट उठाकर कहती है कि अगली बार फाइट में वही जीतेगी। ये देखकर केन और ज्यादा जल जाता है और चिल्लाता है कि वो सिर्फ लुई से ही क्यों बात कर रही है। थोड़ी बहस के बाद मिलियाना फे को खींच कर ले जाती है और कहती है कि उन्हें उनके जाते ही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना केन है। लुई को गोल्ड कॉइन्स से भरा बड़ा पर्स देता है और कहता है कि ये उसका शेयर है। लुई शॉक हो जाता है कि उसके दिए इंस्ट्रक्शन से इतना पैसा बन गया। पहले जब लुई अपने बनाए परफ्यूम के सैंपल्स बर्न विलेज ट्रेडिंग कंपनी ले गया था, तब केन को भरोसा नहीं था कि इतनी फ्रेग्रेंस बिकेगी। अब सक्सेस देखकर वो सोचता है कि क्या उसे अपनी मॉम से भी ये ट्राई करवाना चाहिए। दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सीक्रेट अपने बीच ही रहेगा। कुछ ही देर में लुई को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है।
लाइन में खड़े नोबल्स बुदबुदाते हैं कि उसने जरूर केन और फे की सक्सेस का फायदा उठाकर एंट्री ली है। तभी लुई को पता चलता है कि शीट एक्सपेल हो चुका है। केन बताता है कि असैसिन्स के पीछे मास्टरमाइंड वही था और प्रिंसिपल ने उसे बाहर निकाल दिया। लुई का चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि वही आदमी उसे मरवाने के करीब था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करके बताता है कि शीट का बड़ा भाई जैस है और पता नहीं वो क्या करेगा। बेहतर होगा कि लुई उसके पास ही रहे। जैस लुई को देख लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वो स्वेयर करता है कि वो लुई को धीरे धीरे डिस्पेयर का स्वाद चखाएगा। उसी दिन ग्रैंड हॉल में प्रिंसिपल फ्रेशर्स का स्वागत करता है और नील को स्टेज पर बुलाता है। सबके सामने नील अपना ह्यूज एक्स लेकर किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। टीचर्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अरोनियन उन्हें रोक देता है। नील चिल्लाकर कहता है कि उसका गोल सबको पीटना है। फिर वो एक्स भीड़ में फेंक देता है, जो सीधा लुई के सामने गिरता है। नील गैप क्लोज करके एक्स पर बैठ जाता है और लुई को घूरता है जैसे वो उसका शिकार हो। वो कहता है कि वो उससे फाइट करेगा। केन बीच में आता है, लेकिन लुई उसे रोक लेता है। ब्रायन सिचुएशन शांत करने की कोशिश करता है, मगर नील उसे स्मॉल फ्राई कहकर इंसल्ट कर देता है। आखिर एक टीचर आकर फाइट रोक देता है और वॉर्न करता है कि रूल तोड़ने पर एक्सपल्शन होगा। नील हंसकर कहता है कि फाइट अभी होल्ड पर है और लुई से इंतजार करने को कहता है। बाद में शॉप पर लुई कीमतें देखकर चौंक जाता है। केन कहता है कि यही उसकी डेली लाइफ होगी। लुई सबसे सस्ता स्टार्टर किट लेता है और सोचता है कि कॉलन बेचकर उसने अच्छा किया। वो बाकी पैसे ऑर्फनेज भेजने का प्लान बनाता है। डॉर्मेट्री जाते वक्त फे गुड बाय कहती है और बताती है कि वो उसकी मैजिक अवेकनिंग सेरेमनी में आएगी। लुई उनके महंगे कुशन और सामान देखकर सोचता है कि उसे और मेहनत करनी होगी। रूम के बाहर पहुंचकर वो देखता है कि किसी का पिलो और फुटन बाहर फेंका हुआ है। अंदर झांकता है तो देखता है कि एक स्टूडेंट को नोबल्स बुली कर रहे हैं। वो चुपचाप सह रहा होता है। तभी उनमें से एक उसे कॉलर से पकड़ लेता है। उसी पल लुई बुली के हाथ के वाइटल पॉइंट को टच करता है और ठंडे लहजे में उन्हें याद दिलाता है कि यहां सिर्फ स्टेटस नहीं, रूल्स स्ट्रेंथ भी फॉरबिडन बोलती है। है। ये बोलते हुए इंजर्ड हाथ वाला नोबल खुद को बचाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अगले ही पल वो लुई पर झपट पड़ता है। लुई शांत रहता है और उसकी हथेली पर हल्की सी स्ट्राइक करता है। उसी सेकंड उसके नर्व्स कंट्रोल खो देते हैं और उसका हाथ खुद ब खुद उसके ही लैकी के चेहरे पर जा लगता है। लुई उनसे पूछता है, मैंने कब किसी को मारा? तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर लुई उसके पैर के वाइटल पॉइंट पर वार करता है और लड़का अनजाने में दूसरे लैकी को जोरदार किक मार देता है। जब बुली समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है, लुई आखिरी बार स्ट्राइक करता है और उसका शरीर उसके दोस्तों पर गिर पड़ता है। अब वो 2 और 2 जोड़कर समझ जाता है कि ये सब लुई कर रहा है, लेकिन लुई इनकार कर देता है। वो चिल्लाता है कि लुई उसका शरीर कंट्रोल कर रहा है और उसे मॉन्स्टर कहता है। लुई उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों की ठंडक देखकर वो डर से कांपने लगता है। तभी वही शांत और कम बोलने वाला स्टूडेंट बीच में आकर मामला आगे बढ़ने से रोक देता है। लुई सुझाव देता है कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दें। ये सुनते ही बुली भाग जाते हैं और धमकी देते हैं कि लुई को उनकी बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद लुई कारा से अपना परिचय देता है। कारा बस हल्का सा पैर उठाकर अपना नाम बता देता है और अंदर चला जाता है। लुई बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कारा जरूरत से ज्यादा शर्मीला है। वो अपना कमरा सेट करता है और उम्मीद करता है कि अगले दिन होने वाले रिचुअल में कुछ पागलपन ना हो। अगले दिन गॉडेस के टेम्पल में फ्रेशमैन इकट्ठा होते हैं। विशाल स्टैचू के नीचे इंस्ट्रक्टर उन्हें कहानी सुनाता है कि कैसे गाया ने ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के को एग्जिस्टेंस के लिए दुनिया बनाई थी, लेकिन मॉन्स्टर्स ने अपनी ओवरवेलमिंग पावर से स्काई, लैंड और सी पर कब्जा कर लिया।
पूरी दुनिया खून से नहा गई और ह्यूमंस इस केओस से नहीं बच पाए। गाया गुस्सा हो गई और उसने कमजोर ह्यूमंस को 4 एलिमेंट्स का ब्लेसिंग दिया। इसी से मार्शल आर्केन की शुरुआत हुई और लंबे युद्धों के बाद उन्होंने मॉन्स्टर्स को हराया। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आज स्टूडेंट्स को भी वही ब्लेसिंग मिलेगी। लुई ध्यान देता है कि इंस्ट्रक्टर ने फर्स्ट हीरो का जिक्र नहीं किया। कारा ये नोटिस करता है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर उन्हें खास टाइल्स पर बैठने का आदेश देता है। वो कहता है कि जिनमें टैलेंट होगा वे एलिमेंट्स को सेंस करेंगे और जो नहीं कर पाए, एकेडमी को उनकी जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो लुई को घूरता है। लुई सोचता है कि ये आदमी उससे नफरत क्यों करता है। मंत्र शुरू होते ही स्टैचू पर सिंबल चमकने लगते हैं और गॉडेस का जॉइंट अवतार हवा में उभरता है। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कई लोगों को एक एक एलिमेंट मिल जाता है। अचानक नील 2 एलिमेंट से बने फ्लेम वर्टेक्स में घिर जाता है। सब शॉक हो जाते हैं कि उसके पास अर्थ और फायर दोनों हैं। एक्साइट होकर नील लुई की तरफ देखता है और कहता है कि अगर वो अवेकन नहीं कर पाया तो वो उसका राइवल नहीं है। सबकी नजरें लुई पर टिक जाती हैं, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं होता। लुई पूरी ताकत से कॉन्सेंट्रेट करता है। उसे लगता है जैसे उसका माइंड किसी अनसीन चेन से जकड़ा जा रहा हो। वो याद करता है कि केन के साथ स्पारिंग में उसे एक अजीब पावर महसूस हुई थी। वो चिल्लाता है कि उसकी विल इतनी आसानी से नहीं टूटेगी और मेंटल बाइंड को तोड़ देता है। 4 रंगों की लाइट उसकी तरफ दौड़ती हैं, लेकिन जब वो उन्हें छूने की कोशिश करता है, वे हाथ से फिसल जाती हैं। इंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर स्मग स्माइल करता है, क्योंकि उसने लुई की टाइल के नीचे मैजिक फॉरबिडन ऑर्ब और कन्फाइनमेंट सर्कल सेट किया था, ताकि वो कभी अवेकन न कर पाए। कई घंटे बाद बाकी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। नोबल्स लुई का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कारा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो लुई को बताता है कि उसकी टाइल के नीचे ट्रैप है। लुई टाइल तोड़ देता है और मैजिक फॉरबिडन ऑर्ब देखता है। क्यूरियस होकर वो फिर से ध्यान लगाता है। तभी चारों रंगों की लाइट वर्टेक्स बनाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। इंस्ट्रक्टर घबरा जाता है और तभी प्रिंसिपल अरोनियन प्रकट होकर उसे रोक देता है। अरोनियन गॉडेस बैरियर एक्टिवेट करता है और लुई 4 एलिमेंट से बने बैरियर में कैद हो जाता है। उसी पल उसका हेयर डाई उड़ जाता है और काले बाल बाहर आ जाते हैं। तेज रोशनी के कारण कोई उसे साफ नहीं देख पाता। अरोनियन उसे शांत रहने को कहता है। लुई एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि वे